नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 19 की, जिसके अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आप देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। अगर देखिए इस विजयनगर साम्राज्य को देखा जाए तो माना जाता है कि 14वीं शताब्दी के दौर में सबसे महानतम घटनाओं में से एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना थी, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ देखा जाए खासकर उत्तर भारत में तो जो भी यहाँ पे क्षत्रिय जो शासक थे बिल्कुल ही मुस्लिम शासकों के अंडर कंट्रोल में आ चुके थे। वहीं अगर दक्षिण भारत की बात किया जाए तो यहाँ पे एक बहुत बड़े एम्पायर के रूप में, खासकर यहाँ पे हिंदू शासकों के द्वारा हिंदू साम्राज्य के रूप में इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना अगर किया गया, उन मुस्लिम शासकों के आप कह सकते हैं कि नाकों के नीचे से यहाँ पे कर लिया गया। तो इसमें कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि एक समय था, एक दौर था जब पूरा का पूरा अगर दक्षिण भारत को देखेंगे तो कभी अलाउद्दीन खिलजी ने अपना विजय अभियान मलिक काफूर से करवाया था। उसके बाद से बचा खुसा जो कसर था मोहम्मद बिन तुगलक ने कोई कमी नहीं छोड़ा हुआ था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही दक्षिण में खासकर मुस्लिम शासकों की कमज़ोर पकड़ यहाँ पे कमज़ोर होने लगी, और इसी का जो फायदा आप कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में दो जो बड़ी शक्तियाँ सामने आई, एक तो विजयनगर साम्राज्य और दूसरी यहाँ पे हो जाएगी बहमनी साम्राज्य। अब चलिए आज हम लोग देखने का प्रयास करते हैं आखिर ये विजयनगर साम्राज्य का उदय किस प्रकार से हुआ, इसके जानकारी के कौन कौन से स्रोत हैं, और बहुत सारे वंश है, इसमें चार वंश है, सबको हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी क्यूरी है तो व्हाट्सएप कीजिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब यही है, देखिए विजयनगर साम्राज्य 1336 से लेकर 1650 तक अगर टाइम पीरियड की यहाँ पे बात किया जाए तो लगभग देखेंगे तो 300 से अधिक, ध्यान से देखिए 300 से अधिक लंबे समय तक यहाँ पे शासन करने वाला विजयनगर साम्राज्य की यहाँ पे बात किया जाए तो इसमें कई सारे वंशों ने इस पे शासन किया। जैसे कि सबसे शुरुआती दौर पे देखेंगे तो संगम वंश, जिसकी नींव 1336 में यहाँ पे रख दी गई। इसकी जो नींव जो रखी गई थी दो भाइयों के द्वारा, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा रखी गई थी, जो कि उनके पिता का नाम संगम था, इसीलिए अपने पिता के नाम पे यहाँ पे नामकरण कर दिया गया संगम वंश। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, जैसे कि बिल्कुल सिंपल है, अगर आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत को देखा होगा, पढ़ा होगा, तो जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड काफ़ी अधिक था, उसमें कई सारा वंश आया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, सैयद वंश, ठीक है, ऐसे बहुत सारा जो वंश आया उसी के दौरान यहाँ पे देखेंगे ना, मैंने सेम वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य है, और इस विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कुछ यहाँ पे वंश आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब संगम वंश के बाद यहाँ पे दूसरा जो वंश आएगा, ध्यान रखिएगा, सालू वंश 1485 से लेकर 1505 तक। इसकी अगर स्थापना की बात किया जाए तो नरसिम्ह सालू के द्वारा, ध्यान रखिएगा, नरसिम्ह सालू के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट आएगा तुलु वंश। तुलु वंश की जो स्थापना किया गया था वीर नरसिम्ह के द्वारा, ध्यान रखिएगा, वीर नरसिम्ह के द्वारा 1505 से लेकर 1570 के बीच। उसके बाद लास्ट में आएगा आरवीडू वंश। अब ये जो आरवीडू जो वंश का जो टाइम पीरियड है, यही थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का कारण बनता है। कितने बुक में 1646 तक लिखा रहता है, कितने बुक में 1650 तक है, और कहीं कहीं 1654 तक दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ठीक है, कोई निश्चित टाइम अवधि मान के नहीं चलना है, थोड़े बहुत यहाँ पे कंट्रोवर्सी टाइम पीरियड को लेके आरवीडू में यहाँ पे बनी रहती है। इसकी अगर स्थापना की बात किया जाए तो तिरुमल के द्वारा, ध्यान रखिएगा, तिरुमल के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। चलिए हम लोग बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किस प्रकार से हुआ। तो नंबर 1 है यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, यही एरिया है आप देख पा रहे हैं, यही है विजयनगर साम्राज्य। यहाँ पे वर्तमान में अगर इसका जो नाम है, देखिए हम्पी बोला जाता है, कर्नाटक में स्थित हम्पी, ठीक है। इसको हस्तिनावती के नाम से भी जाना जाता है, हस्तिनापुर नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, हस्तिनावती करके जाना जाता है, कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। 14वीं सदी में यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सब जो भाग हुआ करता था कभी दिल्ली सल्तनत के अंडर कंट्रोल में हुआ करता था, लेकिन जैसे ही दिल्ली सल्तनत की पकड़ कमज़ोर होगी, यहाँ पे दक्षिण भारत में दो बड़े शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय होगा। नंबर 1 यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य का उदय होगा, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे होगा बहमनी साम्राज्य।
तो विजयनगर साम्राज्य का उदय होगा यहाँ पे हरिहर एवं बुक्का के नेतृत्व में, और बहमनी साम्राज्य का उदय होगा हसन गंगू के नेतृत्व में, जो कि हम लोग विजयनगर साम्राज्य कंप्लीट करने के बाद बहमनी साम्राज्य को भी कंप्लीट करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए विजयनगर साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, थोड़ी बहुत यहाँ पे कहानी है, चूँकि मैं रटाने पे यकीन नहीं करता हूँ, ठीक है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि हो क्या रहा था। देखिए अगर दक्षिण भारत में अगर यहाँ पे बात किया जाए तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो पूरा का पूरा अपना विजय अभियान किया था, चाहे हम लोग बात करें देवगिरी की, ठीक है, देवगिरी हो गया इधर, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम लोग काकतीय वंश जो वारंगल में जो स्थित था, उसके साथ साथ यहाँ पे, ठीक है, होयसल हो जाएगा इन सारे क्षेत्रों में, ठीक है। तो काकतीय हो जाएगा, होयसल हो जाएगा, पांड्या तक अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था, उसका जो दास के रूप में, गुलाम के रूप में जो मौजूद था, मलिक कफूर के द्वारा विजयी अभियान किया गया था, और ये परंपरा को यहाँ पे जारी रखा गया, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि इन सारे क्षेत्रों को अलाउद्दीन ने तो नहीं मिलाया हुआ था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने मिलाने का प्रयास किया, और इसी कारण से मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य बहुत ही बड़ा, खासकर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे बड़ा जो साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिखाई देगा। लेकिन उसी के समय आप देखेंगे कि जैसे जैसे उसकी नीतियाँ, ठीक है, परिवर्तन लाएगी, जैसे कि उसको एक पागल शासक के रूप में यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, घोषित किया गया, मूर्ख शासक के रूप में घोषित किया गया, उसकी पाँच जो नीतियों ने उसका पूरी तरीके से बेड़ा गर्क कर दिया। कुल मिला के उसका निष्कर्ष आपके रूप में यही निकला कि जो दक्षिण में देखिए अब उस मोहम्मद बिन तुगलक का पकड़ पूरी तरीके से यहाँ पे कमज़ोर होने लगा। अब यही आपको समझना है कि जब जैसे ही दक्षिण में मोहम्मद बिन तुगलक का पकड़ यहाँ पे कमज़ोर होना शुरू होगा, तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे काकतीय डायनेस्टी यहाँ पे देख रहे हैं, होयसल वाले हो गए, पांड्या वाला हो गया, ठीक है, ये सब सारे अपने आप को सुल्तान से, दिल्ली सल्तनत से अपने आप को सेपरेट करने का प्रयास करेंगे। अब यहीं से यहाँ पे कहानी शुरू हो जाती है, देखने का प्रयास कीजिए। 1336 में देखिए हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की। कैसे स्थापना की, थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए काकतीय जो यहाँ पे शासक के अंतर्गत ये दोनों भाई एक अभी संबंध हुआ करते थे। आगे चल के चूंकि यहाँ पे इस काकतीय डायनेस्टी में, ठीक है, राजनीतिक उथल पुथल का यहाँ पे दौर यहाँ पे चल रहा था, खासकर मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमण को लेके। तो ये बाद में काम्पीली, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा जो क्षेत्र है, इसको मैं आपको जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए आप लोग यहाँ पे, यही जो छोटा सा जो क्षेत्र है काम्पीली, यहाँ पे ये दोनों भाई, ध्यान से देखते चलिए, यहाँ से मैंने यहाँ पे ये दोनों भाई आ गए और इनको यहाँ पे, ठीक है, ये मंत्री यहाँ पे बना दिया गया। क्या बना दिया गया? इनको मंत्री यहाँ पे बना दिया गया। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पे जब इनको मंत्री बनाया गया, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा, हाँ, तो यहीं पे देखेंगे कि तो मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण हो जाएगा। आक्रमण का कारण क्या था? तो एक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई हुआ करता था जिसका नाम था बहाउद्दीन गुरसफ। ध्यान से देखते चलिए, बहाउद्दीन गुरसफ यही आके कर्नाटक के क्षेत्रों की तरफ यहाँ पे भाग आया। अब समस्या देखिए काम्पीली के शासक को भी थी कि ये सब किसी भी कीमत पे मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर कंट्रोल में लोग होना नहीं चाहता था, और इसी कारणवश से देखिए अब बहाउद्दीन जो गुरसफ था, उसका मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, और उसको काम्पीली के शासक ने सपोर्ट कर दिया कि चलो भाई, ठीक है, दुश्मन का दुश्मन आप समझ ही सकते हैं, ठीक है, मित्र ही होगा। तो अब जैसे ही पता चला कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला कि भाई काम्पीली के शासक ने मेरे चचेरे भाई को, मेरे विद्रोही, मतलब आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति को उसने शरण दिया हुआ है, तुरंत मोहम्मद बिन तुगलक इस काम्पीली पे अटैक कर देगा। अब इसका जो अटैक करेगा तो देखिए काम्पीली को बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचाया जाएगा, तहस नहस यहाँ पे कर दिया जाएगा। और यहीं पे जो दो भाई हैं, ध्यान से देखते चलिए, दो जो भाई है हरिहर एवं बुक्का के, चूंकि इनका मंत्री का पद था, इनको पकड़ के दिल्ली ले जाया जाएगा और मोहम्मद बिन तुगलक तलवार के दम पे इनका धर्मांतरण करवा लेगा। अर्थात ये लोग हिंदू व्यक्ति थे, इनको मुस्लिम धर्म में इसका कन्वर्जन कर लिया जाएगा। अब समस्या थी क्योंकि बार बार एक होयसल का क्षेत्र हो गया, काकतीय के क्षेत्र में हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो विद्रोह का दौर यहाँ पे चल रहा था। अब ये दोनों जो हरिहर और बुक्का थे, मोहम्मद बिन तुगलक के विश्वास में आ गए, ठीक है, उनको थोड़ा उच्च ओहदा, उच्च पद यहाँ पे दे दिया गया और उनको विद्रोह दबाने के लिए दक्षिण में भेजा। उसको यही लगता था कि चलो भाई ये तो हमारे व्यक्ति हो गए हैं, दक्षिण में इनकी जानकारी अच्छी खासी है। अब यहीं पे देखेंगे तो
श्रृंगेरी मठ, कर्नाटक में जो वर्तमान में जो श्रृंगेरी जो मठ है, जो शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था, उसी श्रृंगेरी मठ में इनके एक गुरु मिल गए जिनका नाम है विद्यारण्य। ठीक है, इन्होंने इनका फिर से ब्रेन वॉश किया। ठीक है कि भाई एक हिंदी व्यक्ति मुस्लिम में कैसे कन्वर्जन ठीक है करा सकता है, बहुत सारी बातों को आप कह सकते हैं ना, मैंने जो भी आध्यात्मिक बातों से उनका माइंड ठीक है पूरी तरीके से ब्रेन वॉश किया। पुनः ये लोग क्या किया कि अपना धर्मांतरण कर लिया, अर्थात हरिहर और बुक्का पुनः ये लोग हिंदू धर्म को अपना लिया। अब इस समय तक देखेंगे तो लगभग ये दौर चल रहा था 1336 के आसपास। अब इस समय मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीतियाँ थी बड़ी ही खतरनाक टाइप का उसकी नीतियाँ थी, जैसे कि उसने राजधानी परिवर्तन किया था दौलताबाद में, और कुछ ही दिनों के बाद अपना राजधानी फिर से दिल्ली ले गया। तो कुल मिला के बेचारा वो उत्तर भारत की राजनीति में फंसे रह गया। ठीक है, उत्तर भारत की राजनीति में फंसे रह गया और दक्षिण में उसको फिर से मौका नहीं मिला। और दक्षिण में पुनः आप देखेंगे ठीक है जैसे विद्रोह को दबाने के लिए भेजेगा तो हरिहर और बुक्का चूंकि आएगा सब, उस समय होयसल जो शासक था ठीक है बल्लाल तृतीय करके था, ध्यान रखिएगा बल्लाल तृतीय करके था, उसी समय आएगा और उन सारे ही शासकों को ठीक है किनारे करके ठीक है उनको पराजित करके और उन्हीं क्षेत्रों पे यही कृष्णा नदी के ठीक है किनारे ही उसी के तट पे एक साम्राज्य की स्थापना करेगा, एक शहर की स्थापना करेगा जिसका नाम होगा विजयनगर साम्राज्य। तो आप लोगों ने कहानी को समझ लिया कि आखिर इस विजयनगर साम्राज्य का उदय कैसे हो रहा है। यही है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विजयनगर साम्राज्य, देख पा रहे हैं यहाँ पे लगभग अगर देखा जाए तो कृष्णा नदी या फिर कुछ गोदावरी नदी का जो उपवाह क्षेत्र है इसके नीचे प्रायद्वीपीय भारत को आप देख पा रहे हैं, नीचे दक्षिण तक का जो एरिया है पूरा का पूरा ये ठीक है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ही माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो नीचे की जो भूमि है पूरी तरीके से देवताओं की भूमि है, चूँकि इसमें हिंदू धर्म के शासकों का पूरी तरीके से कंट्रोल था। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कुछ बेसिक चीज़ों की स्थापना आप देख पा रहे हैं कर्नाटक में ही यहाँ पे हुआ है वर्तमान में, तुंगभद्रा नदी के तट पे। चूँकि तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, उसी के पास देखेंगे तो अनेगुंडी एक जगह का नाम है, अनेगुंडी के पास यहाँ पे हुआ है। आगे चल के यही अनेगुंडी उनकी प्रथम राजधानी भी बनेगी। संगम के 5 पुत्र थे माना गया, 5 पुत्रों का नाम जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1336 में ही ठीक है इसके जो 2 पुत्र थे संगम के हरिहर और बुक्का ने इस संगम वंश की नींव को डाला हुआ था। उस समय इसका वास्तविक जो नाम था, चूंकि कर्नाटक में था तो कर्नाट साम्राज्य के नाम से इसको जाना जाता था। लेकिन आगे चल के जैसे पुर्तगालियों का जैसे कि 1498 में वास्को डिगामा आ जाएगा, तो वास्को डिगामा जब भारत में आएगा तो भी प्रश्न पूछा जाता है कि उस समय दक्षिण भारत में ठीक है कौन सा साम्राज्य था, तो ध्यान रखिएगा विजयनगर साम्राज्य था। तो पुर्तगालियों ने इसको 20 नाग साम्राज्य कहा, ध्यान रखिएगा 20 नाग साम्राज्य कहा। यही विजयनगर साम्राज्य का ये झंडा है। प्रारंभिक जो राजधानी थी इन लोगों के द्वारा अनेगुंडू को बनाया गया, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अजीब सा है इसका, ठीक है दक्षिण भारत का क्षेत्र है। उसके बाद उसी के आसपास का जो क्षेत्र है विजयनगर हो गया, इसके बाद बेनुगुंडा को, उसके बाद चंद्रगिरी को, सब आस पास का ही ये एरिया है। राजधानी के रूप में 4 यहाँ पे राजधानियाँ उसी के आसपास के क्षेत्रों को ठीक है बनाया गया। कृष्णा नदी के देखिए दक्षिण तक जो फैला हुआ था, जैसे मैंने बताया कि ये देवताओं की भूमि के रूप में इसको जाना जाता है। कई सारे देखिए पढ़ने का बहुत बड़ा जो यहाँ पे कारण है, यहाँ के प्रतिभाशाली जो शासक है ठीक है इतने योग्य होते हैं, इसमें गिनती नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने ठीक है देवराय प्रथम का नाम सुना होगा, देवराय द्वितीय, कृष्ण देव राय का नाम सुना होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे जो लीजेंड जो शासक जो हुए हैं। तेनाली रामा जैसे एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि व्यक्तित्व तो उनके दरबार में रहा करता था। तो ये अपने आप में देखिए क्यों नहीं पूछेगा इतिहास में। इसीलिए देखिए प्रतिभाशाली शासकों की वजह से यहाँ पे राजनीति की बात करें, समाज की बात करें, अर्थव्यवस्था, धर्म, कला, साहित्य में ठीक है इसमें तो पूछना ही नहीं है कि एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं कि इतना अधिक यहाँ पे इस क्षेत्र में काम हुआ कि एग्जाम बार बार इसको पूछेगा ही पूछेगा। तो कुल मिला के देखिए अब इसका जो ठीक है पतन हो जाएगा 1565 में तालीकोटा के युद्ध के माध्यम से इसका पतन प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि ये तालीकोटा का जो युद्ध होगा ठीक है, जब बहमनी साम्राज्य जब टूटेगा तो 5 भागों में यहाँ पे बट जाएगा, जिसको दक्कन के सुल्तान बोला जाता है। और उन दक्कन के सुल्तानों के द्वारा इस विजयनगर साम्राज्य को घेर के परास्त कर दिया जाता है। और वहीं से माना जाता है कि उस विजयनगर साम्राज्य को जला दिया गया ठीक है,
यहीं से पतन इसका प्रारंभ हो गया। तो ये था कुछ बेसिक जानकारी। अब यहाँ से जो प्रश्न बनता है, मान के चलिए कि एक प्रश्न आ रहा है, आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, खासकर स्टेट पीसीएस में, या ठीक है यहाँ से एग्जाम बनता ही बनता है। जैसे कि 1800 में इसकी खोज किया कर्नल, ठीक है, कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। आपको ध्यान होना चाहिए, थोड़ा सा मैं फिर से पीछे ले जाने का प्रयास करता हूं कि देखिए, जो अंग्रेज लोग जब भारत में आया हुआ था तो अंग्रेजों को लग रहा था कि भाई भारतीयों को हम लोग सभ्य बना देंगे, लेकिन उनको पता नहीं था कि भारतीयों का इतिहास इतना पुराना है कि जब भारतीय सभ्यता के मार्ग पे दौड़ रहे थे, चल रहे थे, तो अंग्रेजों को पूरी तरीके से, ठीक है, मतलब पैंट पहनना भी नहीं आ रहा था, नंगा घूम रहा था। उनको पता चला, ठीक है, जैसे जैसे जैसे, ठीक है, जब भारतीय पुरातात्विक विदों से उनको परिचित होता चला गया, बहुत सारा जो, ठीक है, सर्वेक्षण के माध्यम से जो भी, ठीक है, समझ रहे हैं ना, पुराना पुराना जो चीज़ मिलने लगा, जैसे हड़प्पा काल वगैरह का, फिर उनको समझ में आया कि भारत का इतिहास कितना पुराना है, और धीरे धीरे वो सब भारतीय इतिहास में इंटरेस्ट लेने लगेगा। क्योंकि भारतीयों का इतिहास जानेगा सब तो बहुत अच्छे तरीके से भारत का शोषण भी करेगा। अब यही दौर जो चला, देखिए यहाँ पे लिंक करने की कोशिश कीजिए कि 1800 में खोज जो किया गया कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा, ठीक है, ये कोई और व्यक्ति नहीं है बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्कॉटिश, मतलब स्कॉट का रहने वाला, ठीक है, एक सेना अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा था। अब सेना अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा था, थोड़ा ऑलराउंडर टाइप का भी था, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट में काफ़ी, ठीक है, इंटरेस्ट रखता था, पुरातत्वविद टाइप का यहाँ पे था। इसीलिए जब 1799 में, आपको याद होगा कि टीपू सुल्तान पर जब अंग्रेजों की यहाँ पे जीत हो जाएगी, अर्थात टीपू सुल्तान की जब यहाँ पे हत्या कर दी जाएगी, तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, देखिए टीपू सुल्तान के क्षेत्र को महज एक, ठीक है, वाडिवांश वंश के अंतर्गत 5 वर्ष के बच्चे को, बहुत छोटे क्षेत्र को यहाँ पे, ठीक है, वहाँ का शासक बना दिया जाएगा, और पूरा का पूरा जो एरिया हो जाएगा अंग्रेजों की अधीन हो जाएगा, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति का वो पूरी तरीके से पाठ हो जाएगा। अब वो जब वो क्षेत्र हो जाएगा तो यहीं पे जो कर्नल मैकेंजी को, ठीक है, परमिशन मिलेगा यहाँ पे कि भाई जाओ और मैसूर क्षेत्र का तुम क्या करो, सर्वेक्षण करो, पूरा का पूरा सर्वे करो कि क्या क्या है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी दक्षिण भारत में बहुत सारे, जैसे अतिरपक्कम हो गया, ठीक है, बहुत सारे जगहों से बहुत सारा जो रिसोर्स स्रोत के रूप में पुरातात्विक स्रोत वहाँ से मिल रहा था। तो यही गया और, ठीक है, 1800 के आसपास इसने वो जो हम्पी का जो क्षेत्र है इसको खोज लिया, जिसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, और एग्जाम में बार बार प्रश्न बन रहा है। अब यहाँ पे कुछ विदेशी स्रोत हैं, जब दौर चल पड़ा तो अब ये जो विदेशी स्रोत है, देखिए 10-11 लेखक है जिनका नाम जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कब कब ये लोग आया। सबसे पहले बात करें हम लोग अबू अब्दुल्लाह की, इब्न बतूता की, इसके नाम से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे। ये एक मोरक्को अर्थात अफ्रीका का एक देश, ठीक है, बिल्कुल आपको भूमध्य सागर के नीचे देखने के लिए मिल जाएगा, अटलांटिक सागर के जस्ट आपको, ठीक है, पूर्वी भाग में। तो मोरक्को यात्री था, इतना ये जिद्दी यात्री था, देखिए, कि अपने जीवन से 30 साल, मैंने अपने जीवन का जो 30 साल यात्रा करने में लगा दिया, 3 बड़े बड़े महाद्वीपों को, अफ्रीका का, एशिया का, यूरोप तक के क्षेत्रों को इसने पूरा का पूरा पैदल घोड़ों के माध्यम से एक घूम चुका था। कितने बार इसको लूटा गया, ठीक है, मारा गया, मरते मरते बच गया, लेकिन सोचिए, ठीक है, मतलब विल पावर कुछ इस टाइप का होना चाहिए, बिल्कुल ही इब्न बतूता टाइप का। तो इसकी जो बुक है रेहला में, ध्यान रखिएगा, रेहला में हरिहर प्रथम के समय का शासन काल का वर्णन मिलता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही देखेंगे तो हरिहर जो प्रथम है, जस्ट विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और इब्न बतूता आया था ऊपर, जो दिल्ली सल्तनत का जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही भारत आया हुआ था। दूसरे नंबर का है यहाँ पे, देखते चलिए ध्यान से, निकोलो डी कॉन्टी, बहुत ही फेमस नाम है निकोलो डी कॉन्टी। ये इटली यात्री होगा, इतावली यात्री होगा, ये आएगा देवराय प्रथम के समय। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि निकोलो डी कॉन्टी किसके समय आया हुआ था, देवराय प्रथम के समय आया हुआ था। और इसने अपनी जो यात्रा वृत्तांत कह सकते हैं, ठीक है, अपनी पुस्तक ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कॉन्टी यहाँ पे इसने लिखा, और इसने विजयनगर शहर का पूरा उस समय का ये वर्णन किया हुआ है। तीसरे नंबर की हम लोग यहाँ पे बात करें तो अब्दुल रजाक है, देख पा रहे हैं, यही है अब्दुल रजाक, एक फारसी विद्वान और इतिहासकार के रूप में इसको आप समझ सकते हैं। ये देवराय द्वितीय के समय आया हुआ था, बिल्कुल क्रम से मैं बताते चल रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनते चलिए। देवराय द्वितीय के समय आया हुआ था, ये और कोई नहीं था बल्कि तैमूर राजवंश का, ध्यान रखिएगा, तैमूर राजवंश का जो शासक था शाहरुख, ठीक है, तैमूर का पुत्र का नाम था शाहरुख,
ठीक है, उस समय ईरान का शाह हुआ करता था, उसी के राजदूत के रूप में भारत आया हुआ था। इसने अपना जो यात्रा वृत्तांत लिखा, ये बहुत फेमस बुक है, सदाइन वाह, ठीक है, मजमा उल बहरीन। इसी में इसने अपनी, ठीक है, बातों को लिखा। और विजयनगर जो सचिवालय था अर्थात सेक्रेटरिएट के रूप में, उसका पूरा का पूरा इसने वर्णन किया। दे देगा विजयनगर सचिवालय का वर्णन किस यात्री के द्वारा किया गया, वो किया गया अब्दुल रज्जाक के द्वारा। अब देखिए चौथे नंबर का यहाँ पे दुआर्तो बारबोसा, ध्यान से देखते हैं, दुआर्तो बारबोसा, ये और कोई नहीं था बल्कि पुर्तगाली लेखक और एक, ठीक है, डिस्कवरी के रूप में, खोजकर्ता के रूप में इसको आप समझ सकते हैं। ये आया था कृष्णदेव राय के समय आया हुआ था, जो विजयनगर साम्राज्य का बहुत ही मोस्ट लीजेंड व्यक्ति के रूप में कृष्णदेव राय को यहाँ पे जाना जाता है। इसने अपनी पुस्तक लिखी, देखिए, इन, ठीक है, अकाउंट ऑफ कंट्रीज बॉर्डरिंग द इंडियन ओशियन इन हैदर इनहेबिटेंट, ठीक है, यही अपना पुस्तक लिखा हुआ है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किसने, ठीक है, सती प्रथा का वर्णन किया हुआ है, क्योंकि उस समय भारत में सती प्रथा बिल्कुल ही पीक दौर पे चल रहा था। जहाँ जहाँ हिंदू जो क्षेत्र था, ठीक है, वहाँ पे सती प्रथा का उस समय दौर यहाँ पे चल चुका था, क्योंकि मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम इन्वेजन बार बार हो रहा था। इसी वजह से आप देखेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है, मुस्लिम आक्रमण की वजह से, ठीक है, सती प्रथा को भारत में बढ़ावा मिला, बाल विवाह को प्रथा, ठीक है, बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ जो आई हमारे समाज में, सब उसका एक बहुत बड़ा कारण था मुस्लिम आक्रमण। उसके बाद से देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है डोमिंगो पायस, ध्यान से आप लोग देखते चलिए, डोमिंगो पायस, यही भाई साहब है यहाँ पे डोमिंगो पायस। ये भी एक पुर्तगाली व्यापारी, लेखक और खोजकर्ता के रूप में मौजूद है। ये आया हुआ है, देखिए, कृष्णदेव राय के समय ही। तो देखिए कृष्णदेव राय के समय अभी जस्ट हम लोगों ने देखा हुआ था। फिर दूसरा है डोमिंगो पायस, ध्यान रखिएगा, ये भी पुर्तगाल का ही है, कृष्णदेव राय के समय। इसने प्राचीन शहर जो हम्पी का पूरा विस्तृत वर्णन यहाँ पे किया। हम्पी मैंने, समझ रहे हैं ना, मैंने वर्तमान में इसको मंदिरों का पूरा शहर बोला जाता है। एक से एक वहाँ पे आपको मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा। रथ मंदिर का आप लोगों ने नाम जरूर ही सुना होगा। इसके अलावा इसने विजयनगर का जो शिल्प व्यापार का वर्णन किया, क्योंकि उस समय विजयनगर की भौगोलिक अवस्थिति देखा जाए तो बिल्कुल ही मालाबार, और ठीक है, जैसे कि ये मालाबार हो जाएगा, ये कोरोमंडल तट हो गया, ये वाला जो एरिया है व्यापार के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे विदेशी यात्रियों का आना जाना पूरी तरीके से लगा रहता था। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे, ये भी काफ़ी फेमस नाम है, फर्नोवा नूनीज, ध्यान रखिएगा, फर्नोवा नूनीज करके नाम है। ये भी एक पुर्तगाली यात्री है। एक इसको इतिहासकार के रूप में जाना जाता है, घोड़ों का व्यापारी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि विजयनगर के जितने भी शासक हुए देखेंगे ना, तो विजयनगर के जो शासक थे उनका बहमनी साम्राज्य से बनता नहीं था, चूँकि एक हिंदू शासक, दूसरी तरफ मुस्लिम शासक, तो आपस में युद्ध काफ़ी लंबे समय तक उनका चलता रहा सीमा विवाद को लेके। तो घोड़ों का जो प्रयोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया जाता था युद्ध में, और इन विजयनगर शासकों को भी यहाँ पे घोड़ों की बहुत अधिक ज़रूरत थी, मुस्लिम शासकों को भी बहुत अधिक घोड़ों की ज़रूरत थी। तो घोड़ों को यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल ही अरब सागर से, यूरोप से हो गया या फिर अरब से हो गया, भारत में यहाँ पे लाया जाता था, चाहे वो बहमनी साम्राज्य के शासक हो जाएंगे, चाहे वो विजयनगर साम्राज्य के शासक हो जाएंगे। तो आयात में इनका सबसे जो प्रमुख वस्तु हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य के शासकों का, वो होता था घोड़ा, ध्यान रखिएगा, घोड़ा। तो घोड़ा का ये व्यापारी था, बेचने आया होगा, ठीक है। अच्युत राय के समय ये आया हुआ था, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ही, और इसने महिलाओं के पहनावे और सती प्रथा का जिक्र किया, और एक बड़ा ही, ठीक है, शानदार वर्णन किया इसने विजयनगर के इतिहास के बारे में। और उस समय देखिए दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के शासकों के साथ विजयनगर के शासकों की यहाँ पे लड़ाई लंबे समय तक यहाँ पे चल रही थी, उसके भी बारे में इसने वर्णन किया है। किसने? फर्नोवा नूनीज ने। तो थोड़ा आप लोग देखते चलिए ना, थोड़ा आपको टाइम देना होगा। मैं बार बार बोलता हूँ, देखिए सफलता के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। एक बार आप इस प्रक्रिया से पढ़ जाए, ठीक है, कभी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आप लुसेंट, ठीक है, उठा के लेके बैठेंगे तो फिर सर पीट लेंगे अपना, याद नहीं होगा जल्दी, ठीक है। याद करने से बचिए, समझने की कोशिश कीजिए, ये आपको मेंस में भी उतना ही अधिक, ठीक है, काम देगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अथानाविस, ठीक है, निकितन करके, ये एक देखिए पहला रूसी यात्री है और एक व्यापारी है। बिल्कुल ही देखेंगे तो आया हुआ है एकदम यूरोप होते हुए, ब्लैक सी होते हुए, ठीक है, तुर्की होते हुए, तब जाके पूरा का पूरा अरब, ईरान होते हुए भारत में एंट्री किया हुआ। ये भी बहुत ही लंबी दूरी की यात्रा करके आया हुआ था, पहला रूसी और, ठीक है,
व्यापारी, ठीक है, रूसी यात्री, ये आया हुआ देखिए मोहम्मद तृतीय के समय, ध्यान रखिएगा मोहम्मद तृतीय के समय आया हुआ है और इसने बहमनी साम्राज्य की तत्कालीन स्थिति का ये पूरी तरीके से इसने वर्णन किया हुआ है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहमनी साम्राज्य बिल्कुल ही विजयनगर साम्राज्य का पैरेलल ही यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे दे दिया गया मोहम्मद तृतीय के समय। विजयनगर साम्राज्य के बारे में इसने असमानता का इसने वर्णन किया है। आया है देखिए बहमनी साम्राज्य का जो शासक था मोहम्मद तृतीय के समय आया हुआ, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के असमानताओं के बारे में वर्णन कर रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए लुडोविक, ठीक है, वी वथर्मा, ध्यान से देखिए चलिए, लुडोविको डी वर्थेमा है यहाँ पे, ये एक, ठीक है, ये भी एक इटली का यात्री था और इसने अपना यात्रा वृत्तांत में देखिए मिस्र हो गया, भारत हो गया, सीरिया आदि देशों का ये भी यात्राओं का वर्णन किया। सोच रहे मैंने उस समय कितना ये लोग, आप समझिए कि कितना मतलब हठ धर्मिता वाला, कितना स्ट्रांग विल पावर वाला लोग था ये लोग, कि पूरी तरीके से देखिए उस समय कोई जहाज नहीं, कोई रेल यात्री नहीं, कोई फ्लाइट नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग पैदल, घोड़ा हो गया, और विषम परिस्थितियों में समुद्री जो यात्रा करना इतना आसान नहीं होता था, फिर भी ये लोग आया, तो क्यों नहीं एग्जाम में पूछेगा, सोचिए, ठीक है। मक्का की यात्रा करने वाला ये पहला ईसाई था, ध्यान रखिएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, लुडोविको वी वर्थेमा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत समस्या था, ठीक है, यहाँ पे मक्का पे आके यहाँ पे यात्रा करना, उन मुस्लिमों के गढ़ में आके यात्रा करना इतना आसान नहीं था उस समय। पूरी तरीके से देखेंगे जियोपॉलिटिक्स में तो मुस्लिम और ईसाइयों के बीच एक बहुत ही उथल पुथल का दौर चल रहा था अपने साम्राज्य विस्तार को लेके। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मार्को पोलो, ये भी, ठीक है, वेनिस यात्री है, ध्यान रखिएगा, वेनिस यात्री है, प्रसिद्ध व्यापारी यात्री, और ये भी इतिहासकार के रूप में मौजूद है। इसके योगदानों को मैंने इतिहास में, खासकर विजयनगर के इतिहास में, ठीक है, इसके योगदानों को बिल्कुल इब्न बतूता के समक्ष इसको रखा जाता है। जितना इंपॉर्टेंस, ठीक है, इब्न बतूता की जो लिखी गई बुक रेहला है, ठीक है, उतना ही महत्व इस मार्को पोलो को भी दिया जाता है। इसने पुरुष एवं महिला दर्जियों को देखकर, खासकर उस विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है, बहुत ही आश्चर्यचकित होता था, क्योंकि ड्रेस वगैरह समझ रहे हैं ना, दक्षिण भारत में आप बहुत अधिक कपड़ा नहीं पहन सकते, गर्मी बहुत अधिक यहाँ पे होगी, लेकिन अब ये लोग देखिए आ रहा है, यूरोप से आ रहा है सब, तो बहुत ही मोटे मोटे कोट, ठीक है, पहन के, बड़े बड़े कपड़े पहन के सब आ रहा है, एक हैबिट बन जाता है, देखिए ट्रेडिशन बन जाता है। माना जाता है कि अपने नाप का कोट बनवाने में विफल रहा, ठीक है, कि चाहता था कि भाई सेम टू सेम बना दे, तो शायद उस समय, ठीक है, भारतीय जो दर्जी थे इतना दक्षपूर्ण, इतना कौशल टाइप के नहीं थे, ये, ठीक है, पूरी तरीके से इसका कोट नहीं बनवा पाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए सीजर फ्रेडरिक, ध्यान रखिएगा, सीजर फ्रेडरिक, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछेगा, इसको ध्यान से देखिए। पुर्तगाली ये भी यात्री है, क्योंकि ये 1556 में तालिकोटा युद्ध के बाद भारत आया, और इसने जब भारत में, ठीक है, तालिकोटा युद्ध के बाद आया तो विजयनगर साम्राज्य के, ठीक है, जो नगर था उस समय देखिए जला उला कर राख कर दिया गया था, तो उसके पतन का वर्णन किया गया है इस सीजर फ्रेडरिक के द्वारा। उसके बाद समकालीन कुछ मुस्लिम लेखक भी हैं जो कि दिल्ली सल्तनत के पूरी तरीके से, ठीक है, बारे में आपको जानकारी देते हैं, जिससे कि जियाउद्दीन बर्नी का तारीख़ फिरोज शाही में विजयनगर के बारे में जानने के लिए मिलेगा। इसामी के द्वारा, ठीक है, फुतुह उस सलातिन में, ठीक है, जानने के लिए मिलेगा। सैयद अली तबताई का बुरहाने मैसर में है यहाँ पे। फरिश्ता के द्वारा तारीख़ फरिश्ता, उसी तरीके से रफ़ीउद्दीन सिराजी के द्वारा तज़किरत उल मुल्क के बारे में, ठीक है, मैंने तज़किरत उल मुल्क इसने जो भी अपनी रचना किया है। तो ये 5 जो है ना, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी मैचिंग के लिए पूछ देता है। अब यहाँ पे देखिए यही है विजयनगर का एक बहुत शानदार, ठीक है, रथ, जिसको मंदिर के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं हम लोग पुरातात्विक स्रोतों की, क्योंकि क्रम से अगर देखा जाए तो सबसे पहले पुरातात्विक स्रोतों को ही बताना चाहिए था, लेकिन पुरातात्विक स्रोत एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसीलिए इसको मैंने, ठीक है, बाद में रखा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए वही था जो मैंने आपको बताया विदेशी स्रोत के रूप में, लेकिन पुरातात्विक स्रोत से बहुत इसके बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि बहुत सारा इसमें ताम्रपत्र, जिसको अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में जाना जाता है, जैसे कि नंबर 1 है बागपल्ली ताम्रपत्र और बिट्रगुंट अनुदान पत्र में। इसमें संगम वंश के प्रारंभिक शासकों की सूची मिलती है और यही बताता है कि ये लोग हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया हुआ था। काम्पली के लोग मंत्री थे और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है, उसका धर्मांतरण करवाया गया था। पुनः वही एक, ठीक है, श्रृंगेरी मठ के, ठीक है, विदरण के प्रभाव में आके वो लोग हिंदू शासक बन गए।
तो ध्यान रखिएगा, ये सब प्रारंभिक जानकारी मिलती है इसी ताम्रपत्र के माध्यम से। उसके बाद है चन्नयसपट्टन अभिलेख। इसमें बुक्का प्रथम ने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाई, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे श्रीरंगम अनुदान पत्र, इसमें देवराय द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। देवपल्य अनुदान पत्र, इसमें इमादी नरसिंह के बारे में। उसी तरीके से कांचीपुरम ताम्र पत्र लेख के, ठीक है, पत्र लेख में इसमें कृष्णदेव राय के द्वारा जो, ठीक है, किया गया था, बनाया गया था इसको, इसके भी बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो छाया चित्रकार जो द्वारा इसमें संकलित भवनों को जो चित्र मिलते हैं, जिसका मैं बार बार, ठीक है, उसका नाम ले रहा हूँ, हम्पी, ध्यान रखिएगा, हम्पी वर्तमान में कर्नाटक में पूरा जिसे एक मंदिरों का शहर के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिए साहित्यिक स्रोत भी है। एक जगह आप सारे स्रोतों को देख लीजिए, फिर से आपको, ठीक है, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको देना पड़ेगा। साहित्यिक स्रोत की एक विशेषता यही है कि देखिए विजयनगर साम्राज्य को देखेंगे तो ये वाला एरिया है, अर्थात आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु से लेके कर्नाटक से लेके केरला तक के एरिया में फैला हुआ है। इसीलिए जनरली आप देखेंगे तो लगभग सारी भाषाएं मौजूद हैं, चाहे तेलुगु की बात करें, कन्नड़ की बात करें, तमिल की बात करें या फिर संस्कृत की बात करें। इसमें एक भाषा नहीं मिलेगा आपको, मलयालम भाषा नहीं मिलेगा। बाकी ये चार भाषाओं में अगर देखेंगे तो बहुत सारी साहित्यिक कृतियों की भी यहाँ पे रचना की गई है। जैसे कि नंबर 1 है विद्यारण्य वृत्तांत तथा विद्यारण्य काल ज्ञान। ठीक है, इसमें क्या है तो इसमें प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है, जैसे कि वो अभिलेख दिया करता था। उसी तरीके से मदुरा विजयम है, यहाँ पे मदुरा की यहाँ पे विजय किया गया था। मदुरा मैंने वर्तमान में, ठीक है, चेन्नई अर्थात तमिलनाडु के रूप में आप इसे जान सकते हैं, मदुरा विजयम। ठीक है, बुक्का द्वितीय का पुत्र था इसमें, ठीक है, उसका पुत्र का नाम था कंपन और उसकी जो पत्नी थी गंगा देवी ने इस मदुरा विजय का वर्णन किया गया है अपना इस मदुरा विजय में। उसके बाद है प्रताप बिल्सन, मल्लिका अर्जुन के शासनकाल का, ठीक है, बारे में आपको जानकारी के लिए मिल जाएगा ये प्रताप बिल्सन से। उसी तरीके से है यहाँ पे वरदाम्बिका, इसमें अच्युत देव राय और वरदाम्बिका के मतलब प्रेम विवाह, परिणय एवं विवाह के बारे में आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे रामा, ठीक है, भ्युद्यम करके यहाँ पे सालू राजा नरसिंह के यहाँ पे जीवन की जानकारी मिलेगा। वरदम्बिका परिणय के बारे में, ठीक है, मैंने इसके भी, ठीक है, परिणय में अगर देखा जाए तो इसमें तिरुमलम्बा के द्वारा यहाँ पे इसको लिखा गया है, ठीक है, लिखा गया है यहाँ पे, तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए कुछ और भी चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, राजा कृष्णदेव के द्वारा जो लिखा गया था अमुक्त माल्य, ध्यान रखिएगा, अमुक्त माल्यम, ये राजा कृष्णदेव की यहाँ पे कृति है जो विजयनगर साम्राज्य के बारे में प्रकाश डालता है। इसके अलावा मोहन तरंगड़ी है, ठीक है, केलादिर विजयम करके है। नेक्स्ट है काशीकंद है यहाँ पे, ठीक है, वराह, ठीक है, पुराणम करके है यहाँ पे। ये सब देखिए मैचिंग करने के लिए दे देगा कि विजयनगर जानकारी के स्रोत यहाँ पे कौन कौन सा है। तो सारा का सारा मैंने एक जगह आप लोगों को यहाँ पे कंपाइल करके प्रोवाइड करा दिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इतना आप लोगों को आज का जो क्लास है स्रोत के रूप में काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपको अपना फीडबैक देते रहें, ठीक है। कल से हम लोग देखेंगे एक एक वंश, जैसे कि उसमें संगम वंश था, ठीक है, स्लो तुलु, ठीक है, सारा का सारा जो वंश है हम लोग एक एक क्लास के माध्यम से, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक क्लास में अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो उसकी लंबाई बहुत अधिक हो जाएगी, जो कि आप लोग देखते नहीं है। तो कोशिश कीजिए, ठीक है, डेली की डेली देखिए। सफलता का मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं होता है, पूरा का पूरा देखिए, बहुत सारे बुकों का पूरा कंपाइलेशन होता है, एक जगह सारा फैक्ट क्लास कॉन्सेप्ट आप लोग प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसका लाभ उठाइए, यकीन मानिए किसी भी एग्जाम में इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें एंड जय हिंद।